हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज का टॉपिक है हमारा टीएलएम, मतलब टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसको हम शॉर्ट में टीएलएम्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स है, इसको सबसे पहले समझ लें। ये जो टीएलएम है ये होता क्या है। अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें या फिर शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें, दोनों ही विचारधाराओं के अनुसार या फिर दोनों ही दृष्टिकोण के अनुसार जो कॉन्क्रीट मटेरियल्स होते हैं, जो मूर्त वस्तुएं होती हैं, वो अधिगम को और ज्यादा सुविधाजनक बनाती हैं। मतलब कि लर्निंग और ज्यादा बेटर, और ज्यादा अच्छी, और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली, और ज्यादा कॉन्क्रीट, मतलब और ज्यादा परफेक्ट वाली तभी हो सकती है जब हम अधिगम को मूर्त वस्तुओं के द्वारा पढ़ाते हैं। तो अधिगम सुविधाकारक कब होता है? जब मूर्त वस्तुओं का यूज करके कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी जो टीचिंग प्रोसेस है वो कराई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी, आप पियाजे की ही थ्योरी ले लीजिए। जो पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने जो ये 7 to 11 या फिर 12 ईयर्स वाली स्टेज बताई थी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों का जो सीखना है वो मूर्त वस्तुओं के द्वारा होता है। मतलब कि मूर्त वस्तुओं से जो उनके सामने प्रेजेंट है, उन सामने प्रेजेंट हुई वस्तुओं का जब वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब उसके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से माइंड में जो थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज ज्यादा से ज्यादा डेवलप होती है। मतलब संज्ञानात्मक विकास ज्यादा से ज्यादा होता है। किसके थ्रू? कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो वहीं से अगर समझें तो जो टीएलएम है वो मूर्त वस्तुएं ही है। ऐसी मूर्त वस्तुएं हैं जो कि हमारे सामने प्रेजेंट हैं, और उन प्रेजेंट वस्तुओं का यूज करके हम बच्चों के अधिगम को और ज्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिससे बच्चा चीजों को सिर्फ मेमोराइज करना या फिर रटना ना जाने, उसको माइंड में कॉन्सेप्ट मैपिंग या फिर किसी भी चीज के थ्रू कैसे भी करके अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर सके। कोई भी नई नई अवधारणा अगर बच्चे को पढ़ानी है, कोई भी नए कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को पढ़ाने हैं, तो नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए जो वो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के लिए और इजी तब हो जाता है जब उसी से रिलेटेड कोई फैमिलियर ऑब्जेक्ट उसके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको एडिशन पढ़ाना है बच्चों को। नया कॉन्सेप्ट क्या है उनके लिए? एडिशन। अब उस नए कॉन्सेप्ट के लिए हमने मोतियों का या फिर फूल का या फिर बीड्स का, इन सब चीजों का यूज किया। तो बीड्स क्या है? बीड्स के बारे में तो पहले से जान रहे हैं। उनके आसपास घर में खेलने के लिए या फिर खिलौनों के लिए ये सारी चीजें पड़ी ही रहती थी। अब उन बीड्स का यूज करके हमने 2 बच्चों को 2 बीड्स दे दी, तीसरे बच्चे को 2 बीड्स दे दी, फिर कहा अब सब मिल करके देखो टोटल कितनी बीड्स हुई। तो मतलब जो एडिशन का कॉन्सेप्ट था वो उनके लिए नया था। नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए उसी से रिलेटेड कोई फैमिलियर ऑब्जेक्ट हमने लिया और उस ऑब्जेक्ट का यूज करके उनको उस नए कॉन्सेप्ट को समझाया। तो वैसे डायरेक्ट आकर के बोर्ड पे लिख दिया एडिशन पढ़ाना है और बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जो अर्ली स्टेज वाला बच्चा है या फिर जो एलिमेंट्री स्टेज वाला बच्चा है, जिसने अभी प्री स्कूलिंग स्टार्ट की, या फिर जो 6th तक के बच्चे हैं, 3rd 4th 5th, जो 3rd 4th 5th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए कोई कॉन्सेप्ट वगैरह तो उनको समझ में आता नहीं है। जब वो मूर्त वस्तुएं देखते हैं, उसी से अनुभव करते हैं, उसी के अनुभव से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और चीजों को सीखते हैं। तो इसका मतलब जो अर्ली स्टेज वाले बच्चे होते हैं या फिर एलिमेंट्री स्टेज वाले बच्चे होते हैं, उनको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए अगर हम उसी से रिलेटेड कोई फैमिलियर ऑब्जेक्ट लेकर के उनको समझाते हैं, तो उनको चीजें आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाती हैं। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से, मूर्त वस्तुओं से होता क्या है? बच्चों की जो थिंकिंग है और अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि विचार और समझ है, ओवरऑल बात करें तो जो संज्ञानात्मक विकास है बच्चे का, वो हेल्दी होता है और पॉजिटिव तरीके से होता है। एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चीजों को समझ पाते हैं, ना कि रटने के उससे। ठीक है, तो ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होती क्या है? क्लास में टेक्स्ट बुक का यूज किया, क्लास में हमने चार्ट का यूज किया, मॉडल का यूज किया, या फिर कोई प्लेग्राउंड से रिलेटेड कोई चीज हो गई, प्लेग्राउंड में गए, कोई ट्री से रिलेटेड या फिर जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है ट्रीज के, जो हर्ब्स, श्रब्स और ये क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं, ये सब समझाने के लिए उनको हम प्लेग्राउंड में लेके गए, तो वो भी एक तरीके का टीएलएम है।
पोस्ट ऑफिस लेकर गए, पोस्ट ऑफिस के बारे में अगर बच्चों को समझाना है, या फिर अगर बच्चों को फूड से रिलेटेड चीजें सिखानी है तो फार्मर्स के पास लेकर के गए, जो फील्ड होती है क्रॉप प्रोडक्शन वाली वहां पर लेकर के गए। तो ये सब क्या है, ये सब टीएलएम से। और टीएलएम का मतलब क्या है, ये सारी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ही तो मूर्त वस्तुएं हैं जो उनके सामने प्रेजेंट है। उन चीजों से वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, सामने से उसका अवलोकन करते हैं और उस चीज को सीखते हैं। इसका मतलब जो टीएलएम्स हैं वो बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट करती हैं और उनके सीखने को आसान बनाती हैं। बच्चे एक्सपीरियंस को एक्वायर करना या फिर अनुभव वगैरह अर्जित करना ये किससे स्टार्ट करते हैं, जो उनके सामने मूर्त वस्तुएं होती हैं उन्हीं का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके ही तो स्टार्ट करते हैं। तो किसी जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके हमको पता है कि मूर्त वस्तुओं का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके ही चीजों को वो सीख रहे हैं, तो मूर्त वस्तुओं का यूज करके उनको सारे कॉन्सेप्ट भी समझा दो। और मूर्त वस्तुओं का यूज करके जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं वो क्या है, टीएलएम है। कोई भी नया ऑब्जेक्ट है, मतलब कि हम अगर कोई भी चीज या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को समझाने जा रहे हैं या फिर पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे रिलेटेड कोई भी चीज हो तो उसके लिए नॉन ऑब्जेक्ट जो उनसे परिचित वस्तुएं हैं उसी परिचित वस्तु का यूज करके हम उनको चीजें सिखाएंगे या फिर चीजें पढ़ाएंगे। तो ध्यान क्या रखना है कि जो नॉन ऑब्जेक्ट है, जो आप पुरानी ऑब्जेक्ट या फिर बिल्कुल कोई नई चीज उनके सामने जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि नॉन ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई बच्चा अननोन वस्तु को देखता है या फिर कोई नई चीज देखता है तो वो क्या करता है, जिन पुरानी चीजों के बारे में जानता है उन पुरानी चीजों की जो विशेषताएं होती हैं उनको नई वस्तु पर लागू करके देखता है और सोचता है, क्लासिफाई करता है, या फिर कई तरीके की थिंकिंग वगैरह प्रोसेस दिमाग में चलती रहती है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐसी थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है, अच्छा ये वो हो नहीं सकता, ये कुछ और है। तो मतलब हम अगर कोई नोन ऑब्जेक्ट है उनका, कोई कॉन्क्रीट मटेरियल है, कोई मूर्त वस्तु है, उसको उनके सामने लेके जाएंगे कोई अमूर्त चीज समझाने के लिए या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो वो दोनों को क्या करेंगे, दोनों की विशेषताओं को सुपर इम्पोज करके देखेंगे हो सकता है इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हो, तो फिर उनका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो टीएलएम्स होते हैं इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इससे बच्चा सेल्फ लर्निंग, बच्चे के अंदर सेल्फ लर्निंग की क्वालिटी है वो डेवलप होती है। टीचर तो सिखा ही रही है, अगर बच्चा खुद नहीं सीखना चाह रहा है तो वो उस चीज को कैसे सीखेगा। तो जो टीएलएम्स होते हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, वो बच्चे की हेल्प कैसे करते हैं। बच्चा जब किसी नॉन चीज को या फिर जो पहले से जिन चीजों से परिचित है उस परिचित वस्तु को देखते हैं तो उनका दिमाग खुद चलने लगता है, वो खुद से उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस उनके होते हैं, अनुभव होते हैं, तो वो उससे रिलेटेड जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में खुद ही सोचने लगते हैं, खुद ही से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या चीज प्रमोट होती है, सेल्फ लर्निंग या फिर स्व अधिगम स्टार्ट होता है, और जो स्व अधिगम है वो लर्निंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। तो टीएलएम हमारे लिए किस लिए जरूरी है, बच्चे के अंदर सेल्फ लर्निंग को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए। टीएलएम का यूज करते वक्त टीचर जो है वो थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है तो बच्चों से नॉर्मली क्वेश्चनिंग करके इंटरेक्ट कर सकता है, सिर्फ इतना ही कर सकता है। लेकिन जब वो टीएलएम का यूज करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है या फिर कोई मॉडल है उस मॉडल को समझा रहा है, तो फिर मॉडल को समझाते टाइम वो बच्चे की जो पूर्व अनुभव हैं उनको भी साथ में लेकर के चलता है। तो फिर बच्चों से इंटरेक्शन इन कंपैरिजन टू एक्सप्लेनेशन जब टीएलएम का यूज करता है तो ज्यादा रहता है। तो इस वजह से जो टीचर का एटीट्यूड है वो फ्रेंडली हो जाता है जब वो टीएलएम का यूज करके पढ़ा रहा होता है। क्या क्या विशेषताएं होती हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की। सबसे पहले जो भी आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल या जो भी टीएलएम आप यूज कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए। सबसे पहले टीएलएम जो टेक्स्ट बुक है अगर हम उसकी बात करें तो पहले के टाइम में बुक्स जो होती थी वो बस केवल थ्योरेटिकल है, उसमें कुछ डायग्राम्स वगैरह ज्यादा नहीं है, ऐसे ही बस पब्लिश कर दी गई, बना दी गई। अब इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बुक्स में राइम्स भी होनी चाहिए, पोएम्स भी होनी चाहिए, एक्टिविटीज भी बहुत सारी होनी चाहिए, इसके अलावा कलरफुल भी होनी चाहिए, क्योंकि जब टीएलएम अट्रैक्टिव होगा तो बच्चे अपने आप से सीखने की और उस वस्तु से अनुभव लेने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ध्यान रखना है कि जो टीएलएम है वो अट्रैक्टिव होने चाहिए। कोई भी प्लेग्राउंड पे अगर आप घुमाने लेके जा रहे हैं तो ये नहीं कि गंदा संदा पड़ा हुआ है, ऐसे प्लेग्राउंड्स का यूज करिए बच्चों को चीजें सिखाने के लिए जिसमें साफ सफाई प्रॉपर होती रहे, प्लांट्स में कटिंग वगैरह प्रॉपर चलती रहे, प्लांट्स को सेट करना या फिर बहुत वैरायटी की चीजें वहां पे ग्रो की गई हुई हो,
तो इस तरीके के जब प्लेग्राउंड में लेकर के जाएंगे तो बच्चे और ज़्यादा खुद ही से अट्रैक्ट होंगे, खुद से ही एक्सप्लोर करेंगे और सीखना उनका और ज़्यादा जॉयफुल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना चाहिए क्लास में टीएलएम का यूज़ करते वक्त, कि जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, जो भी सामग्री आप यूज कर रहे हो, वह कैसी होनी चाहिए, बच्चों से परिचित होनी चाहिए। बच्चा उसके बारे में पहले से कुछ ना कुछ जानता हो। अगर उस सामग्री से रिलेटेड वो परिचय ही नहीं होगा, वो पहले से जानेगा ही नहीं, तो उसमें वो इंटरेस्ट लेना या फिर उसके बारे में क्यूरियस होना उसकी कोई बात नहीं है। तो फिर वो जब उसके पर्टिकुलर चीज से लेकर के, उस मटेरियल से लेकर के अगर उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं आएगी तो वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो इसलिए फैमिलियर होना चाहिए, बच्चे उसके बारे में पहले से परिचित हो, कुछ ना कुछ नोवेल्टी होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी इंसान के बारे में वो जानते हो और आपको उन व्यक्ति का यूज करके उनको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना हो, तो आपका काम क्या है कि एज इट इज उठा करके उनको पोस्टर दिखाएंगे तो इतना उनका इंटरेस्ट नहीं जगेगा। उनकी फोटो को लेकर के आप उसके आसपास बादल टाइप का बना करके जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है वो सारी इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, तो बच्चा वो अट्रैक्टिव जब लगेगा और उस फैमिलियर चीज में नवीनता देखेगा, नोवेल्टी देखेगा, तो उसमें और ज्यादा क्यूरियस होगा और समझने की कोशिश करेगा। तो तीसरी चीज क्या है, टीएलएम में नवीनता होनी चाहिए। फैमिलियर तो हो उस ऑब्जेक्ट से, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करिए जिससे कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। यूटिलिटेरियन होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। कोई भी मटेरियल है वो ना अच्छा होता है ना वो बुरा होता है, वो टीचर के ऊपर होता है। टीचर जितने अच्छे तरीके से उस ऑब्जेक्ट हो या उस मटेरियल को बच्चे के सामने प्रेजेंट करेगी, उतनी ही ज्यादा उस चीज की या उस मटेरियल की उपयोगिता बढ़ जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको साइंस में फ्लावर का चैप्टर पढ़ाना हो, जो उनके पार्ट्स है उनको पढ़ाना हो। अब आप उन फ्लावर्स को पढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक्स का यूज कर रहे हो, तो फ्लावर का आप नॉर्मली रियल एक्सपीरियंस भी बच्चों को दे सकते हो। उनसे को आपके आसपास, आपके प्लेग्राउंड में, आपके घर में कोई भी फ्लावर्स वगैरह लगे हैं, फूल वूल लगे हुए हैं, तो आप उनको लेकर के आइए। तो वैरायटी ऑफ फ्लावर्स होंगे आपके पास समझाने के लिए। हर एक फ्लावर्स की मदद से आप बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने फ्लावर्स की जगह पे टेक्स्ट बुक का यूज कर लिया, तो उस टेक्स्ट बुक की उपयोगिता उस टाइम पे उस टॉपिक को समझाने में नहीं है, क्योंकि बच्चा कोई भी चीज बुक में देख रहा है तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है। लेकिन अगर वही चीज वो रियल एक्सपीरियंस करता है उन चीजों का, तब उसमें उसकी क्यूरियोसिटी ज्यादा जगती है कि इसको क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं। मतलब ये ध्यान रखिए कि जिस भी टॉपिक को या जिस भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बिल्कुल रिलेवेंट जो मटेरियल्स हो उनका ही यूज करिए। तो कोई भी मटेरियल अच्छा या बुरा नहीं होता है, बस केवल आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा मटेरियल, कौन सा टीएलएम है जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए ज्यादा रेलेवेंट और ज्यादा यूजफुल होगा। मल्टीपल यूटिलिटी, एकाधिक उपयोगिता, जो भी आप टीएलएम यूज कर रहे हो वो इस बात का ध्यान रखिए कि उसका आप क्रिएटिव माइंड अगर है टीचर का, तो वो एक ही टीएलएम से कई सारे चैप्टर्स को, कई सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकती है। तो ये ध्यान रखिए या फिर ये कोशिश करिए कि जिस भी टीएलएम का आप यूज कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को समझाने में, जिससे कि उपयोगिता उसकी ज्यादा होगी। तो आपको बहुत सारा टीएलएम एक ही क्लास में भर के या फिर स्टोर करके नहीं रखना पड़ेगा। ईज ऑफ हैंडलिंग मतलब सौंपने में सुविधा। जो भी आप टीएलएम यूज कर रहे हो उस टीएलएम में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मटेरियल ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, टूटने फूटने वाला ना हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, जिससे कि आप बच्चों को वो दो या फिर बच्चे के हाथ में जब उसको आप दो तो बच्चा उसको तोड़ दे या फिर फोड़ दे, बच्चे को चोट ना लग जाए, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो भी आप टीएलएम का यूज़ कर रहे हो वो बच्चों को सौंपने में आसान हो, बच्चे को उससे किसी तरीके की सेफ्टी में दिक्कत ना आए, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, बहुत ज़्यादा कॉस्ट वाला, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो ये हो गई कुछ विशेषताएं जो कि टीएलएम की होनी चाहिए। अब देखते हैं कितने टाइप के टीएलएम्स होते हैं। अब देखते हैं कितने टाइप के टीएलएम्स होते हैं, मतलब जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो कितने प्रकार की होती है या फिर किन किन पार्ट्स में इनका क्लासिफिकेशन किया गया है या फिर डिवाइड किया गया है। तो ये 3 तरीके की होती हैं। पहली कैटेगरी में 2 आती हैं, दूसरी कैटेगरी में 3 आती हैं और तीसरी कैटेगरी में भी 3 आती हैं। तो इन 3 तरीके से जो क्लासिफिकेशन है या फिर कैटेगराइजेशन है टीएलएम्स का वो किया गया है। सबसे पहले है
सबसे पहली कैटेगरी में जो नंबर 1 पे है वो आता है रियल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंसेस। मतलब कि जो टीएलएम है, जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जिन चीज़ों का आप यूज़ करें, कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसी हो, रियल ऑब्जेक्ट्स या फिर रियल एक्सपीरियंसेस के आधार पर हो। मतलब कि बच्चों के सामने ही इमीडिएट इन्वायरमेंट में आप ऐसी कोई चीज़ देखो, उस चीज़ से रिलेटेड बच्चों को एग्जाम्पल दे दो या फिर उस चीज़ से रिलेटेड बच्चों के एक्सपीरियंस पूछ लो, जिससे कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें बच्चों को बता सके। तो पहली चीज़ क्या है कि वास्तविक अनुभव या वास्तविक वस्तुओं के द्वारा टीएलएम का यूज करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी सामग्री से आप पढ़ाना चाह रहे हैं या फिर मान लीजिए कि वो इमीडिएट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर आप ध्यान दीजिए कि जिस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाना है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई मैप, कोई चार्ट या फिर कोई भी फ्लैश कार्ड है या फिर अल्फ़ाबेट नंबर्स हैं, मॉडल्स हैं, किसी भी तरीके से आप किसी की हेल्प से कोशिश करें जब भी टीएलएम का कोई प्रिपरेशन करना हो या टीएलएम बनाना हो तो उसमें बच्चे का जो मतलब बच्चों की हेल्प ज़रूर लें। या फिर ऐसे कोई रिसोर्सफुल कलीग्स हैं आपके जिनके पास उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं, उनकी हेल्प से भी आप बना सकते हो। तो कोशिश करें कि जब भी टीएलएम बनाए तो बच्चों का यूज़ ज़रूर करें या फिर बच्चों की हेल्प ज़रूर लें। तो 2 तरीके का हो गया। पहला टीएलएम कौन सा हो गया, जो इमीडिएट इन्वायरमेंट में चीजें प्रेजेंट हैं उन चीजों की मदद से बच्चों को टीएलएम का यूज करके पढ़ाया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, जो भी टीएलएम के थ्रू आपको पढ़ाना है वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप बच्चों की या फिर किसी कलीग की या फिर किसी और की हेल्प लेकर के आप खुद से टीएलएम बनाओ या फिर प्रिपेयर करो। दूसरा क्या है, दूसरी कैटेगरी में क्या है, ऑडियो एड्स श्रव्य सामग्री, दूसरा विजुअल एड्स दृश्य सामग्री और तीसरा ऑडियो विजुअल एड्स मतलब कि श्रव्य दृश्य सामग्री। जब सीखना जो है वो सुन करके होता है, कोई भी चीज ऐसी आप यूज कर रहे हो जिसको सुन करके बच्चे चीजों को सीख पा रहे हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स को सीख पा रहे हैं, तो वो ऑडियो एड होता है, श्रव्य सामग्री होती है। जैसे कि कोई रिकॉर्डर वगैरह है, साउंड रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर है या फिर एफएम वगैरह है, उसके थ्रू अगर आप बच्चों को कोई चीज सुना करके सिखाना चाह रहे हो तो वो किस तरीके की सामग्री हुई, श्रव्य सामग्री हुई। इन सामग्रियों के द्वारा बच्चा सीखता कैसे है, सुन करके। अगर बच्चा कोई सामग्री ऐसी है जिसको देख करके सीख रहा है तो वो दृश्य सामग्री हुई, जैसे कि मैप है या फिर चार्ट है या फिर मॉडल है, इन सबको क्या कर रहा है, देख करके सीख रहा है। और अगर बच्चे का सीखना दृश्य और श्रव्य दोनों साथ में हो रहा है या फिर ऐसी किसी सामग्री का आप यूज कर रहे हो जिसमें कि बच्चा देख भी सकता है, सुन भी सकता है, दोनों ही तरीकों से सीख रहा है, तो वो होते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। जैसे कि है टीवी या फिर मूवीज, इन सब के थ्रू अगर बच्चे को आप कोई चीज सिखाना या समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो ऑडियो विजुअल एड्स में आएंगे। फिर आती है तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में पहला आता है प्रोजेक्टेड या फिर प्रक्षेपित सामग्री, जिसमें कि मूवीज हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। प्रक्षेपित सामग्री मतलब जिन चीजों को बच्चे सामने से देख करके उसका अनुभव डायरेक्ट तरीके से ले सकते हैं। मतलब डायरेक्ट मतलब वो उनके सामने रियल एनवायरनमेंट में नहीं प्रेजेंट है या फिर रियल चीजें या फिर रियल वस्तुएं नहीं है, क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है, वो इमेजिन कर रहे हैं या फिर उनके सामने वो प्रेजेंट है तो उनको वो रियल महसूस हो रहा है। तो ऐसी चीजें हैं कि प्रोजेक्टेड मटेरियल्स या फिर प्रक्षेपित सामग्री में आएंगी। अब मूवीज रियल तो है नहीं पर उनकी आंखों के सामने प्रेजेंट है तो उनको रियल एक्सपीरियंस उससे जरूर हो सकता है लेकिन वो रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज किसमें आएगी, प्रोजेक्टेड मटेरियल्स या फिर प्रक्षेपित सामग्री में। नॉन प्रोजेक्टेड अप्रक्षेपित, जो देखने में रियल नहीं लग रही हैं लेकिन बच्चा तब भी उनसे सीख रहा है, वो चीजें होती हैं अप्रक्षेपित सामग्री। जैसे मैप है, चार्ट है, ग्लोब वगैरह है, जो आपके टेक्स्ट बुक में डिजाइन्स और इलस्ट्रेशंस बने होते हैं वो भी इसी में आते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड वाले में ही। मतलब कि आप कह सकते हो जो 3D इमेजेस 3D चीजें होती हैं जिनके थ्रू आप सिखाते हो वो प्रोजेक्टेड है, जो आपका सिंपल प्लेन पेपर पे अवेलेबल है वो नॉन प्रोजेक्टेड है। फिर लास्ट आती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फिर अनुभवात्मक सामग्री। तो एक्सपीरियंशियल मटेरियल में आपका क्या आएगा, अगर आप बच्चे को किसी फील्ड ट्रिप पे लेके जा रहे हो या फिर बच्चे को एजुकेशनल ट्रिप पे लेके जा रहे हो, बच्चे को क्लास के बाहर के प्लेग्राउंड में लेकर के जा रहे हो, बच्चे को जू वगैरह लेकर के जा रहे हो, चिड़ियाघर लेकर के जा रहे हो, तो इन सब जगहों पे बच्चा क्या कर रहा है, रियल एक्सपीरियंस भी कर रहा है लेकिन रियल ऑब्जेक्ट्स से कर रहा है।
तो वो सामग्री कौन सी आएगी, एक्सपीरियंशियल या फिर अनुभवात्मक सामग्री। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में आपका डिवाइड किया गया है टीएलएम्स को। पहला 2 टाइप में, रियल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस, दूसरा प्रिपेयर्ड टीएलएम। दूसरी कैटेगरी में ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। तीसरी कैटेगरी में प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड और एक्सपीरियंशियल मटेरियल्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 प्रकार की टीएलएम्स। अब देखते हैं कि इनका मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन अगर करना हो तो उसको किस प्रकार से किया जा सकता है। 3 तरीके से होता है। पहला होता है कलेक्ट करके, दूसरा होता है प्रिपेयर करके और तीसरा होता है स्टोर करके। कलेक्ट करके मतलब कि जो टीएलएम्स हैं उनको आप या तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हो तब आप खरीद लीजिए, या फिर सस्ती हो तब भी आप उनको परचेज करके ले सकते हो, या फिर जो वेस्ट मटेरियल्स पड़े हुए हैं उनका यूज़ या फिर उनका कलेक्शन का आप कर सकते हो। तो खरीद कर, बिना खरीदे या वेस्ट मटेरियल्स किसी भी तरीके से आप टीएलएम्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो पहला काम क्या होता है प्रबंधन के लिए, पहले आप कलेक्ट करो कि पूरे सिलेबस को पढ़ाने के लिए लगभग किन किन चीज़ों की या किन किन टीएलएम्स की ज़रूरत लग सकती है। कलेक्ट किया आपने। अब मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी जिनको आप खरीद नहीं सकते हो, तो उन चीज़ों को आप खुद से प्रिपेयर करो, तैयार करो। जब आप टीएलएम की प्लानिंग कर रहे हो या फिर टीएलएम बना रहे हो तो उस टाइम पे ध्यान रखिए बच्चों को ज़रूर उसमें इन्वॉल्व करना है, या फिर जो रिसोर्सफुल लोग हो जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से उसको बनाया जा सकता है, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। तो प्रिपेयर करो, जैसे फ्लैश कार्ड्स बना लिए, अल्फाबेट चार्ट बना लिया, नंबर का चार्ट बना लिया, अलग से जो भी आपके महापुरुष वगैरह हैं उनका चार्ट या फिर उनको आर्ट वे में बना करके चार्ट, उसको पोस्टर के थ्रू बना दिया, मॉडल्स का हेल्प ले लिया। तो इन सब तरीकों से जो टीएलएम्स है वो बनाया जा सकता है। जिन टीएलएम्स को खरीदा नहीं जा सकता है उनको इस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, अपनी क्लास में हमेशा ही क्या करिए, एक सफिशिएंट रॉ मटेरियल्स का स्टोरेज रखिए। मतलब कि रॉ मटेरियल्स जैसे कि नॉर्मल पेपर है, पेंट है, क्ले है, कार्ड शीट है, पेपर है, पेंसिल है, चौक है, इन सब चीज़ों का अलग से कलेक्शन करके रखिए कि जब आपको ज़रूरत पड़े आपने तुरंत शीट बच्चों को दी और उस हिसाब से ड्राइंग करने के लिए उस हिसाब से आपने प्रिपेयर करके तुरंत उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ें आपको चाहिए थी आपने प्रिपेयर कर लिया। तो सफिशिएंट रॉ मटेरियल्स आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए जिससे कि आप पेपर, पेंट, क्ले ये सारी चीज़ों का यूज़ करके तुरंत का तुरंत टीएलएम बना करके और बच्चों को सामने प्रेजेंट कर सको। तो फिर दूसरी चीज़ क्या है, पहले आपने कलेक्ट किया, अगर खरीद सकते थे या वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ कर सकते थे, नहीं हुआ तो आपने प्रिपेयर कर लिया। अब इन सारी चीज़ों को क्या करना है, स्टोर करके रखना है, भंडारण करके रखना है। स्टोर हमेशा करें। ध्यान क्या रखना है इन टीएलएम्स को स्टोर करने के लिए, पहली चीज क्लासरूम के अंदर होना चाहिए। अगर क्लासरूम के अंदर जगह नहीं है तो उसके आसपास ही आपको टीएलएम्स को रखना है। दूसरी चीज, इन टीएलएम्स को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मत रखिए जिससे कि बच्चे को अगर उन टीएलएम्स का यूज करना है तो वो आसानी से जाकर के उनको उठा सके। तो ये था 3 तरीके से मैनेजमेंट या 3 तरीके से प्रबंधन जो है वो टीएलएम्स का किया जा सकता है। अब एक और चीज देख लीजिए, जो टीएलएम है उसमें सबसे पहला आपका अगर मेजर पूछा जाए टीएलएम कौन सा है तो वो आता है टेक्स्ट बुक। एनसीएफ 2005 ने भी इसको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टीएलएम माना है टेक्स्ट बुक का। इसी वजह से जो बुक्स वगैरह एनसीईआरटी की होती हैं आपने देखा होगा बहुत कलरफुल होती हैं, उसमें ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जो टीचर के लिए भी ज़रूरी होते हैं, बच्चों के लिए भी ज़रूरी होते हैं, उनमें एक्टिविटीज़ अच्छी खासी दी रहती है। तो पहला तो टेक्स्ट बुक जो है जो एक बिफिटेड टीएलएम आप कह सकते हो। दूसरा, टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जा करके कौन कौन से टीएलएम्स होते हैं, जो बियॉन्ड जाके टीएलएम्स होते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि उनकी विशेषता ये होनी चाहिए कि वो कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए। मतलब कि जिन चीज़ों को आप पढ़ा रहे हो उन चीज़ों से संबंधित होनी चाहिए, उस संदर्भ में होना चाहिए जिस संदर्भ में आप चीजें पढ़ा रहे हो। दूसरा, रेलेवेंट होना चाहिए और तीसरा, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना है कि अगर टेक्स्ट बुक के अलावा कोई टीएलएम आपको यूज करना है तो। तीसरी चीज, जो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक टीएलएम्स है वो कौन कौन से हैं, लाइब्रेरी हो सकती है, प्लेग्राउंड हो सकता है, बीड्स हो सकती हैं, मार्बल्स हो सकते हैं, बीड्स हो सकते हैं, मार्बल्स हो सकते हैं, इसके अलावा स्टोरी बुक्स हो सकती हैं, मूवीज हो सकती हैं,
सिनेमा हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग तरीके के TLMs है जिनका यूज करके आप कोई भी चीज बच्चों को पढ़ा सकते हो। बस ध्यान किस चीज का रखना है कि वो संदर्भ में, उस संदर्भ में होनी चाहिए जिस संदर्भ में आप चीजों को, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हो, रेलेवेंट होना चाहिए टॉपिक से और सार्थक होना चाहिए, जिससे कि बच्चे की जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो सके। तो ये था आपका पूरा TLM के बारे में। आपका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये भी टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में या तो हम एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है ये अलग से हाईलाइट किया गया है, या तो इसको पढ़ेंगे, या तो आपका मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है करिकुलम, हिडन और ओवर्ट वगैरह, उनको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।